गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 के पार्ट 4 में आज सबसे पहले हम देखते हैं पॉइजन्स फार्मूला। पॉइजन्स फार्मूला देखो किस लिए बनाया गया। यह कैपिलरी ट्यूब के लिए बनाया गया। कैपिलरी ट्यूब किसको कहते हैं पहले यह समझ लो। कैपिलरी ट्यूब मतलब एक ऐसा ट्यूब वो होता है ना जिसके इस पार से उस पार हम कुछ भी भेज सकते हैं। इसके बीच में एक सुराख होती है जो मतलब एक बोर होता है पूरा इधर से उस पार तक। तो अगर एक ऐसा ट्यूब हम लें जिसमें जो बोर हो इस पार से उस पार के बीच में, वह बोर बिल्कुल हेयर लाइक हो। हेयर लाइक मतलब बिल्कुल पतला, बाल के बराबर पतला। देखो कैपिला मीन्स होता है लैटिन भाषा में, इसका मतलब होता है हेयर। इसी से बना हुआ है कैपिलरी ट्यूब। एक ऐसा ट्यूब जिसका बोर हेयर के जैसा हो, बाल के बराबर हो, उसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। तो अब अगर ऐसा ट्यूब है और उसमें उसकी लेंथ यल है, उसका रेडियस आर है और उसके दोनों एंड पर जो प्रेशर लगा हुआ है वह प्रेशर है पी। प्रेशर का डिफरेंस मतलब यहाँ और यहाँ के बीच में प्रेशर का डिफरेंस पी है और उसमें ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो ऐसे में ये जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा जो इसमें फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम पर सेकेंड किसी भी जगह पर इतना होगा। Q इक्वल टू V बाई टी मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग आउट पर सेकेंड इक्वल टू पाई पी आर पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 ईटा एल। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ r रेडियस r अंडर अ प्रेशर डिफरेंस P अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स इज गिवन बाई Q इक्वल टू वॉल्यूम बाई टाइम। ये वॉल्यूम है और ये फार्मूला आता है पाई पी आर पावर 4 बाई 8 ईटा एल। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें स्टोक्स लॉ। देखो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसलिए हमने इनको पहले लिख दिया था, फिर आपको समझा दे रहा हूँ। अब स्टोक्स लॉ के बारे में समझो। मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई भी विस्कस मीडियम है, मतलब कोई लिक्विड या कोई भी गैसियस मीडियम है, फिलहाल हम यहाँ कंसीडर करते हैं लिक्विड। और अगर इसके थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें पूरा मान लो लिक्विड भरा हुआ है और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे की ओर मूव करता है, हम छोड़ दें वो नीचे गिरना शुरू हो, तो होगा क्या? जो लिक्विड का लेयर इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होगा वो लिक्विड का लेयर इसके साथ मूव करने लगेगा। लेकिन जो लिक्विड का लेयर इससे थोड़ी दूर है वह लिक्विड का लेयर अभी भी रेस्ट में है, तो वो चाहेगा कि ये भी लेयर मूव न करे, जबकि ये लेयर चाहेगी कि ये लेयर भी इसके साथ मूव करने लगे। और इस तरह से इस पर एक फोर्स लगने लगेगा जो इसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। एक फोर्स इस पर लगेगा, इसी फोर्स को हम कहेंगे विस्कस फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। देखो जब बॉल इसमें नीचे की ओर गिरना शुरू करेगा तो शुरुआत में इसके पास इस पर विस्कस फोर्स थोड़ा कम लगेगा क्योंकि उस समय इसकी स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन इसका वेट mg नीचे की ओर काम करेगा, इसका कुछ न कुछ अपथ्रस्ट होगा, वो अपथ्रस्ट मान लो u, ये अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। एज ए रिजल्ट धीरे धीरे ये तो आपका बढ़ता ही जाएगा, तो जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी और तब इसके कांटेक्ट का लेयर, लिक्विड का लेयर इसके साथ मूव करने लगता है और इससे दूर जो लिक्विड का लेयर है वो रेस्ट में है, वो चाहता है कि ये इसके साथ मूव न करे और इनके बीच में एक फोर्स लगने लगता है जो कि अपोजिंग फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं लिक्विड का फ्रिक्शन या उसी को हम कहते हैं विस्कस फोर्स। तो इस पर जो रूल बना, इस रूल का भी कोई डेरिवेशन नहीं है। इस रूल को आप देख सकते हैं कि अगर मान लो बैकवर्ड विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v थ्रू फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज गिवन बाई F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ध्यान से समझो, जो ऑब्जेक्ट है इसका रेडियस r है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जिस मीडियम में गिर रहा है इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है और इस जो बॉल जो गिर रहा है इसकी वेलोसिटी v हो, तो जो इस पर फोर्स लगता है वो 6 पाई ईटा आर वी होता है। इस चीज को, इस फार्मूले को आप चाहें तो डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू डिराइव कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हमको डिराइव करना होगा तो हमें ये मालूम है कि दिस विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, रेडियस
एंड विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इन सब पर ए बी सी आप पावर लगा दें और उसके बाद एफ इज इक्वल टू आप कर दें के वी पावर ए आर पावर बी, ये आर पावर बी कर दीजिए एंड ईटा पावर सी। जब ये वैल्यू आप रखेंगे, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला रखेंगे, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला रखेंगे, वेयर के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो आपको आगे चल करके इनके बीच में ये रिलेशन मिलेगा। तो दिस फार्मूला कैन बी डिराइव्ड यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, लेकिन इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझ लेना है कि हम इस तरीके से डिराइव करते हैं। तो ये हो गया स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हम ये स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट ले लिए जिसका रेडियस आर है, ये वी वेलोसिटी से मान लो इस लिक्विड में गिर रहा है और इस लिक्विड की विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। तो जब ये नीचे गिरेगा तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी और जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके कांटेक्ट का लेयर, मैंने बताया कि इसके साथ मूव करेगा, इसके दूर वाला लिक्विड का लेयर रेस्ट में है, वो चाहेगा कि ये लेयर भी मूव ना करे, तो इनके बीच में एक अपोजिंग फोर्स लगेगा जिसको विस्कस फोर्स एफ कहते हैं। जब इस लिक्विड को इसमें इमर्ज करेंगे, जैसे ये इसमें डूबेगा वैसे ही इस पर एक अप थ्रस्ट भी काम करेगा लिक्विड का, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, जिसको आप लोग पढ़े होंगे। और ये दोनों फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेंगे। नीचे ये इस लिक्विड के वेट के कारण ये नीचे की ओर मूव करेगा। जैसे जैसे यह ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव करेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ये विस्कस फोर्स भी उसी तरह से बढ़ता जाएगा, क्योंकि विस्कस फोर्स तो तभी आएगा एग्जिस्टेंस में जबकि लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो, और ये रिलेटिव मोशन तभी होगा जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव करे। और जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे, चूंकि एफ की वैल्यू 6 पाई ईटा आर भी होती है, तो वेलोसिटी बढ़ने पर ये फोर्स बढ़ता जाएगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इन दोनों अपवर्ड फोर्स का सम इस डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो जाएगा, और उस टाइम जो इसने वेलोसिटी पा लिया होगा वही मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी होगी, और उस समय जाकर के इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो जाती है। उसके आगे फिर ये उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहता है। तो वो जो वेलोसिटी इसको अल्टीमेटली लास्ट में जाकर के मिल रही है उसी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। अब हम इसमें ये ले लेते हैं, लेट द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज रो एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज सिग्मा व्हेन द बॉडी अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी वी। ये कब अटेन करता है ये आपको मालूम है, मैंने बताया कि जब नेट अपवर्ड फोर्स नेट डाउनवर्ड फोर्स दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब जब इस पर नेट फोर्स 0 हो जाता है, उस समय ही जो इसने वेलोसिटी पाली होगी उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये हो गया इसका नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। ये हो गया नेट अपवर्ड फोर्स में अप थ्रस्ट, और ये विस्कस फोर्स। इसको अच्छा रहेगा कि अलग अलग पहले लिख दे जिससे आपको समझ में आता रहे। विस्कस फोर्स F प्लस अप थ्रस्ट U इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। अब देखें, विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ आपने पढ़ा 6 पाई ईटा आर वी प्लस अप थ्रस्ट। देखो, यहाँ अप थ्रस्ट की बात आप लोगों ने क्लास 10th वगैरह में पढ़ लिया होगा जब आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप किसी भी लिक्विड में डुबोते हैं, ये ध्यान से समझो, मान लो कि यह कोई ऑब्जेक्ट है किसी भी मास का हो, अगर इसका वॉल्यूम V है, इसको हम जैसे ही लिक्विड में इमर्स करेंगे, लिक्विड में डुबोएंगे, अंदर इसके ले आएंगे, वैसे ही ये अपने वॉल्यूम के बराबर का लिक्विड हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा, और उस जितना ये लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उस लिक्विड का मास मान लो m है, m डैश मान लो, क्योंकि m हमने इसका मास ले लिया, m डैश मास का लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, तो यह m डैश g के बराबर का अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसको हम कहते हैं अप थ्रस्ट। एक बार फिर से समझ लो कि जब भी किसी m मास और v वॉल्यूम के लिक्विड के ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में इमर्स करेंगे, मतलब डुबोएंगे, तो वह v वॉल्यूम के बराबर का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा।
इस v वॉल्यूम के लिक्विड का मास जितना होगा उससे जो वेट लगेगा m डैश g उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट लगेगा। अब मान लो कि यह v वॉल्यूम के बराबर का लिक्विड हटाएगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का जो हम डेंसिटी लिए हैं मान लो रो है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब यह अपने वॉल्यूम के बराबर का ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, लेकिन उस लिक्विड का मास अलग होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का मास अलग है, लिक्विड का मास अलग होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी अलग है इस ऑब्जेक्ट की और लिक्विड की डेंसिटी अलग होगी। तो भले ही वॉल्यूम इसका जो ऑब्जेक्ट का है और जितना ये लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वो अपने वॉल्यूम के बराबर का ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, लेकिन उसकी डेंसिटी अलग है, तो लिक्विड का मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये यम डैश हो गया, और यम डैश जी के बराबर मतलब वी सिग्मा जी के बराबर का अपथ्रस्ट यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ भी हम मान लेते हैं यम डैश जी इज इक्वल टू एम जी। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो और हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि जो यम डैश है वो है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन द लिक्विड, एंड m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। देखें अब यार m इक्वल टू मास ऑफ बॉडी। अब मास ऑफ बॉडी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी, तो m इज इक्वल टू v इनटू रो, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी। अब यम डैश क्या है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, और यम डैश की वैल्यू कितनी होगी, ये वॉल्यूम तो यही होगा लेकिन इसकी डेंसिटी हो जाएगी सिग्मा, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब देखो यहां से इसकी वैल्यू अब हम रखते हैं, यह तो इतनी बात हो गई, ये अलग कर दीजिए, इससे ये पता चलता है हमने क्या लिखा है ये। अब अगली चीज पर चलते हैं, 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू, अगर हम करेंगे तो देखो यहाँ से एम जी माइनस एम डैश जी, हमको यहाँ से वेलोसिटी का फार्मूला बनाना है, इस बात को ध्यान में रख करके चलना है। अब देखो अगर हम यहाँ से वेलोसिटी का फार्मूला बनाएंगे तो ये वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू बन जाएगा, m कॉमन ले लें, नहीं g कॉमन ले लो, g कॉमन ले लें, m माइनस एम डैश जी डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा आर। अब देखो वेलोसिटी का फार्मूला m मास मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी माइनस मास ये भी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दिस इज डेंसिटी ऑफ बॉडी, g डिवाइडेड बाई ये 6 पाई ईटा आर। अब इसमें देखें वॉल्यूम कॉमन ले लें, रो माइनस सिग्मा जी डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा आर। वॉल्यूम स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, रो माइनस सिग्मा जी डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा आर। अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये r से इसका ये 3 पावर है तो ये 2 बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2/3 होगा और 3 नीचे आएगा तो 2/9। तो पूरा फार्मूला हम डायरेक्ट लिखते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू जो आएगी, देखो 2/9, यहाँ बचा आर स्क्वायर, रो माइनस सिग्मा जी डिवाइडेड बाई नीचे बचेगा ईटा, दिस इज द फार्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। इस टर्मिनल वेलोसिटी में आप देखेंगे कि अगर रो की वैल्यू सिग्मा से ज़्यादा हो, ध्यान से समझाएं, अगर रो सिग्मा से ज़्यादा है तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर कहीं लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज़्यादा हो गई तब ये निगेटिव आ जाएगा पूरा, और उस समय ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ से इस फार्मूले से आपको एक बात और भी समझ में आ सकती है कि जो ये टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू किस हाइट से उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया उस पर डिपेंड नहीं करता है, विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर मीडियम
जो है लिक्विड का या गैस का, अगर उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है तो टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। एक लास्ट पॉइंट हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमको वेलोसिटी पता चल जाए, ये डेंसिटी तो हमें मालूम ही रहेगी, रेडियस और बाकी चीज़ें पता चल है ही हमको। अगर वेलोसिटी हम जान लें कि टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आई, तो हम उस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी पता कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा फार्मूला हुआ टर्मिनल वेलोसिटी का। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं आइडियल फ्लूइड। देखो, एक फ्लूइड या आप गैस या लिक्विड किसी को भी कह लें, जनरली हम फ्लूइड में लिक्विड की बात करते हैं कि एक आइडियल फ्लूइड को आप आइडियल कब मानेंगे, फ्लूइड आइडियल कब माना जाता है। पहली बात, जीरो कंप्रेसिबिलिटी हो, या इसको इनकम्प्रेसिबल भी कहते हैं। जीरो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसको हम कंप्रेस करें और उसके वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए। हम दबाएं लिक्विड को, उसके वॉल्यूम में कोई फर्क ना पड़े, न डेंसिटी उसकी चेंज हो, न वॉल्यूम चेंज हो, तो हम कहेंगे इनकम्प्रेसिबल है। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम और डेंसिटी ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लिक्विड। दूसरा, जीरो विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी तो तब आती है जब उसके डिफरेंट लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, और अगर कोई रिलेटिव मोशन हो ही ना उसके डिफरेंट लेयर्स के बीच में, तो विस्कोसिटी जीरो हो जाती है। तो ऐसे फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। अब देखो, जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड का जो फ्लो होता है, लिक्विड का फ्लो होता है, वो लिक्विड का फ्लो दो तरीके का जनरली हमको मिलता है। ये पहले हम बात करते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो भी इसको बोलते हैं। ये फ्लो कैसा है कि मान लो किसी भी ट्यूब से अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा हो, वो ट्यूब भले वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया का हो, मतलब ट्यूब की मोटाई कहीं ज़्यादा कहीं कम हो, उससे मतलब नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उसमें फ्लो इस तरह से हो कि उसके हर एक पॉइंट के पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चले जाए, हर एक पॉइंट की बात नहीं करेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चले जाए, तो उस जगह पर हमको उसकी जितने लिक्विड वहां से पास हो रहे हो, सब एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो, सबकी एक ही वेलोसिटी हो, तो हम कहेंगे कि यह फ्लो स्ट्रीम लाइन है। ध्यान से समझो, when the liquid flows such that each particle on the liquid passing a given point follows the same path and has the same velocity as the preceding particles which passed the same point, the flow is called streamline or steady flow। देखो, इस चीज को समझो। मान लो कि ये आपका पाइप है, इस पाइप के थ्रू लिक्विड फ्लो हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी, जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ से पास होते हैं सब की वेलोसिटी एक ही है, और सब यहाँ से इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, किसी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ऐसे सबका एक ही डायरेक्शन है और सब एक ही वेलोसिटी से इस जगह से पास हो रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर वेलोसिटी अलग हो, लेकिन यहाँ पर जितने पार्टिकल पास हो सबकी वेलोसिटी यही हो। यहाँ वेलोसिटी हो सकती है कुछ और, यहाँ वेलोसिटी कुछ और, लेकिन इस जगह से पास होने वाले हर एक लिक्विड के मॉलिक्यूल की, सभी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एक ही होगी जो इस जगह से पास होंगे, और सबका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी एक ही होगा। तब हम कहेंगे इसको कि ये स्ट्रीम लाइन या स्टेडी फ्लो है, या इसी को लेमिनार फ्लो भी नाम दिया जाता है। क्योंकि जब लिक्विड इस तरह से फ्लो होता है तो ऐसा लगता है कि लिक्विड के डिफरेंट लेमिना एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं। लेमिना मीन्स आप एक लेयर समझ सकते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ये मूव कर रहे हैं, तो इसलिए इसको लेमिनार फ्लो भी नाम दिया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखो, स्ट्रीम लाइन ट्यूब या ट्यूब ऑफ फ्लो। एक पॉइंट ये भी आता है इसी में। इफ वी इमेजिन अ ट्यूब मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन्स, देन दिस इमेजिनरी ट्यूब इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड ट्यूब और ट्यूब ऑफ फ्लो। जैसे ये ट्यूब हमने लिया है, ये भी एक स्ट्रीमलाइन फ्लो हुआ, ये भी स्ट्रीमलाइन फ्लो हुआ, ये सभी इमेजिनरी ही हैं, ये कोई फिजिकली एग्जिस्ट करे जरूरी नहीं है। हम एक इमेजिनरी बना लिए कि हाँ इमेजिनरी एक ट्यूब बना लिया हमने, सोच लिया हमने, जिसमें सभी स्ट्रीम लाइन्स हों एक दूसरे के ऊपर, तो हम उस ट्यूब को कहेंगे इमेजिनरी स्ट्रीमलाइन ट्यूब या सिंपली ट्यूब ऑफ फ्लो। एक चीज और देखो, अगर कोई लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में नहीं है तो उसका फ्लो टर्बुलेंट होता है। इसमें देखो टर्बुलेंट फ्लो, इन दिस टाइप ऑफ फ्लो द लिक्विड फॉलो इंडिपेंडेंट पाथ्स एंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स चेंजेस विथ टाइम। इसमें वेलोसिटी जो होती है
समय के साथ बदलती रहती है। और इसमें एक चीज और भी लिखने लायक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ये मैं इसको बढ़ा देता हूं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट चेंजेज विथ टाइम। तो इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो, और टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा ही होता है। तो यह हुआ लिक्विड के फ्लो का टाइप्स, आइडियल फ्लूइड, ये सब चीजें आपने समझी। एक चीज देखो, अगर हम घर के वाटर टैप को खोलते हैं, चाहे वो आपके वॉश बेसिन में हो, चाहे कहीं भी वाटर टैप लगा हो, अगर आप उसको ओपन करें, बहुत धीमे ओपन करें, तो देखेंगे कि पानी की जो आपके यहाँ से पानी आपके वाटर टैप से गिर रहा है, यह बिल्कुल एक इस तरह से पानी फ्लो होता है यहाँ से कि एक धारा इसकी बनी होती है, बिल्कुल करंट, कंटिन्यूअस करंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स आपको दिखता है। लेकिन हम जैसे ही इस वाटर टैप को थोड़ा और घुमा देते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई, और जब स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप देखेंगे थोड़ा जिग जैग मोशन होने लगा, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर उधर छिटक भी रहे हैं, जो इसमें आ रहे हैं वो भी इसमें भी चेंजेज हो रहा है। आपको जिग जैग महसूस होगा देख करके ही कि सब ये हिलता डुलता सा महसूस, तो इसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ये आप बहुत आसानी से अपने घर पर भी समझ सकते हैं। और एक बात और भी है कि लिक्विड का फ्लो जब तक एक कांस्टेंट, एक लिमिट में रहता है कि उसकी स्पीड, जो फ्लो की स्पीड है वो थोड़ी कम रहती है, तब तक वो स्ट्रीमलाइन रहता है। जब फ्लो की स्पीड एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ वेलोसिटी को क्रॉस करती है, तब तुरंत ये टर्बुलेंट हो जाता है। और उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के पहले अगर उससे कम वेलोसिटी है फ्लो की, तो वो स्ट्रीमलाइन होगा, और उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज़्यादा होने पर वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। देखें यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड, इसका भी हमने डेफिनेशन लिख दिया। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो अप टू विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड एंड अबव विच द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। अब देखो इसका जो फार्मूला दिया था वो रेनॉल्ड ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे। इफ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो and coefficient of viscosity eta is flowing through a tube of diameter d, then according to Reynolds its critical velocity is given by Vc, मतलब critical velocity equal to k eta by rho d। ये फार्मूला होता है, मतलब इससे हमको पता चल जाता है वेयर के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट नोन एज रेनॉल्ड्स नंबर। ये एक रेनॉल्ड नंबर से नाम से हमको एक और भी टॉपिक इसमें स्टडी करना है। और ये जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू होती है, या अगर हम एक नैरो ट्यूब ले लें, वाटर ले लें, जैसे अगर हम एक नैरो ट्यूब, थोड़ी पतली सी ट्यूब रहे और उसमें वाटर फ्लो हो रहा हो, तो उसके लिए के की वैल्यू 2000 आती है। तो इस तरह से सभी लिक्विड के लिए अलग अलग वैल्यू आती है। यहाँ से हम देखते हैं कि अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, जबकि डेंसिटी ज़्यादा होने पर इसकी वैल्यू घट जाती है। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया। इसके बाद रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला यहीं से आएगा, रो वी डी बाई ईटा। के इक्वल टू कर कैलकुलेट करेंगे तो रो वी डी बाई ईटा, और उस वो भी एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है, उससे भी किसी लिक्विड के फ्लो का नेचर हमको पता चलता है। ये भी अब हम लोग देख लेते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर, it is a dimensionless parameter whose value decides the nature of flow of a liquid through a pipe। वैल्यू इसकी जो फार्मूला है रो वी डी बाई ईटा। देखो रो की जो वैल्यू होती है ये क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये रो डेंसिटी है, वी है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डी है डायमीटर ऑफ पाइप जिससे वो फ्लो हो रहा है, और ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब यहाँ एक चीज देखो, इफ यहाँ से ईटा की जो वैल्यू, रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू आती है, इसी आधार पर डिसाइड होता है कि इसका फ्लो किस टाइप का होगा। 2000 से कम या 0 से 2000 तक स्ट्रीमलाइन, मोर देन 3000 पर सर्टेनली टर्बुलेंट, और इसकी वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में हो तो हम लोग कहते हैं अनस्टेबल है। दिस इज द रेंज ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड दिस इज द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड on the basis of value of Reynolds number।